हेलो स्टूडेंट्स, सिंडिकेट आइस में आप सबका एक बार फिर से ढेरों स्वागत है। मैं डॉक्टर विनय सिंह और आप हमारे साथ लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो विषय है वह वास्तव में इसके पहले जो आपने अध्ययन किया लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को लेकर, हम उसी विषय को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन विषय को लेकर एक बार पुनः इस क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समझने का प्रयास हो रहा है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। क्या समानताएं हैं इसका अध्ययन इसके पहले हो चुका है। हम इस क्लास को उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पर पिछली क्लास को हमने छोड़ा था। यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच वास्तव में क्या असमानताएं हैं, असमानता संबंधी दृष्टिकोण क्या है, विचारकों के क्या विचार रहे हैं। इन तमाम पहलुओं का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि सामान्य रूप से लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर के कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं। तो आइए हम समझें कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के संदर्भ में असमानता का दृष्टिकोण क्या कहता है, और असमानता के दृष्टिकोण के संदर्भ में सबसे पहले विचारकों के विचारों को रखेंगे, विचारकों को हम समझने का प्रयास करेंगे और अंत में फिर हम एक सामान्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं जिनके आधार पर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित किया जा सकता है। यानी जो तत्व लोक प्रशासन में पाए जाएंगे वे तत्व निजी प्रशासन में नहीं पाए जाएंगे, या जो तत्व निजी प्रशासन में पाए जाएंगे वो तत्व लोक प्रशासन में उनका अभाव होगा। इसी आधार पर तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि विचारकों ने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच जिन असमानताओं को ढूंढा है उनके विचार क्या है। इस दर में सबसे पहले हम लें हर्बर्ट साइमन साहब को। हर्बर्ट साइमन बड़े विचारक हैं और इन्होंने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित किया है। हर्बर्ट साइमन का साफ तौर पर मानना है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर है, और इसके लिए उन्होंने 3 तत्वों की ओर इशारा किया है। वे कहते हैं कि एकरूपता का लोक प्रशासन का जो चरित्र है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो संरचना है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर दोनों में अंतर पाया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन का विचार लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित करने से संबंधित है। साइमन का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक प्रकृति को लेकर लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर होता है। नौकरशाही की संरचना के आधार पर भी देखें तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट होते हैं, और इसी प्रकार हम लाल फीताशाही रूपी तत्व की विद्यमानता के आधार पर भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित कर सकते हैं। तो साइमन क्या कहते हैं, सबसे पहले देखें कि साइमन का मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर है क्योंकि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो राजनीतिक प्रकार की होती है, निजी प्रशासन की जो प्रकृति है वो गैर राजनीतिक प्रकार की होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, राजनीतिक प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है, यहां पर देखिए राजनीतिक प्रकृति। यानी यहां देखिए ये दोनों को अलग अलग मैं कर रहा हूं, ये लोक प्रशासन है और ये निजी प्रशासन है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है, ये राजनीतिक होती है। आधार क्या बनाया हमने, नेचर को, प्रकृति को आधार बनाया। तो प्रकृति, लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो पॉलिटिकल है
राजनीतिक प्रकार की होती है, और निजी प्रशासन की बात जब हम करते हैं तो ये इसकी प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक से हमारा क्या आशय है। तो देखिए, लोक प्रशासन पूर्ण रूप से शासन के साथ जुड़ा होता है, और शासन क्या है? वो राजनीति है। लोक प्रशासन के जितने भी संगठन है, जितनी भी संरचनाएं हैं, वे सब के सब शासन से जुड़े होते हैं। आप किसी भी लोक प्रशासनिक संस्था को ले लीजिए, चाहे आप यूपीएससी को ले लीजिए, ये भी राजनीति जुड़े, शासन जुड़ा हुआ अंग है। निर्वाचन आयोग को ले लीजिए, इसके भी जितने भी कार्य हैं, इसकी जो भी प्रकृति है वो शासन से जुड़ी होती है। तो कहने का आशय, हर्बर्ट साइमन कहते हैं, इसी को आधार बनाते हैं और कहते हैं कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है पूर्ण रूप से राजनीतिक होती है। निजी प्रशासन को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे लोक प्रशासन को अपना बजट प्रस्तुत करना है तो इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाना होगा, शासन को कार्य करना होगा, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। लोक प्रशासनिक जितने भी संगठन हैं वो अपना बजट जो है उसके लिए शासन पर निर्भर है। शासन से बजट के माध्यम से पैसे सैंक्शन होंगे, और तब जो है ये संरचना, ये लोक प्रशासनिक संरचना क्रियाशील होती है, उस पैसे को खर्च करते हुए उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। लेकिन निजी प्रशासनिक इकाई की बात करें, उसका अपना स्वयं का बजट होता है। वो शासन पर निर्भर नहीं करता कि हमारा पार्लियामेंट से पहले बजट पारित हो और तब हम अपने कार्य को संपन्न करें, बल्कि उसके बजट का निर्माण, उसके बजट का निर्धारण, उसका क्रियान्वयन वो फर्म के मालिक के हाथों में होता है, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। शासन का इसमें कोई योगदान नहीं होता, शासन की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि साफ तौर पर जो फर्म का मालिक होता है, कंपनी का जो हेड होता है, उसका जो बिग बॉस होता है, उसका जो सीईओ होता है, वो तमाम ऐसे कार्य वो स्वयं के उसके निर्णय पर निर्भर करते हैं, और उस आधार पर जो आपका निजी प्रशासन है उसका संचालन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक होती है, राजनीति से जुड़ी हुई प्रकृति होती है। निजी प्रशासन का इससे कोई संबंध नहीं होता है, ये गैर राजनीतिक ही होता है। दूसरी बात कि अगर हम हर्बर्ट साइमन को ही लेकर अध्ययन करें, इनका दूसरा जो असमानता के तत्व का इन्होंने उल्लेख किया है वह है नौकरशाही रूपी संरचना की विद्यमानता। तो नंबर 2, नौकरशाही की संरचना या नौकरशाही की विद्यमानता। अगर आप लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन का संपूर्ण स्ट्रक्चर, संपूर्ण संरचना नौकरशाही प्रकार की होती है, नौकरशाही से युक्त होती है। संपूर्ण लोक प्रशासन ही नौकरशाही से संबंधित होता है। लोक प्रशासन का मतलब ही नौकरशाही से होता है, लेकिन निजी प्रशासन पूर्ण रूप से व्यावसायिक होता है। भाई, लोक प्रशासन नौकरशाही से युक्त होता है, अधिकारियों का समूह लोक प्रशासन के कार्य को संपन्न करते हैं। लोक प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों पर निर्भर रहता है। निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन पूर्ण रूप से व्यावसायिक होता है, व्यवसाय करना उसका लक्ष्य होता है। इसके लिए वह नौकरशाही पर निर्भर नहीं होता। अधिकारी तो उसके यहाँ होते हैं, लेकिन वो अधिकारी जो है व्यावसायिक होते हैं। लोक प्रशासन में जो अधिकारी है वो नौकरशाही के गुणों से युक्त होते हैं। और नौकरशाही का क्या गुण होता है? नौकरशाही में अगर आप देखें तो लाल फीताशाही जैसे तत्व विद्यमान होते हैं। कार्य करने का अपना एक तरीका होता है, उसमें पदसोपान की अहमियत होती है। कार्य केवल और केवल निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही संपन्न होते हैं, तो ये इसकी वजह से कार्य में विलंब होता रहता है। निजी प्रशासन में ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। कार्य करने के तौर तरीके समय और आवश्यकता के अनुरूप बदलते रहते हैं। लोक प्रशासन में समय और आवश्यकता के आधार पर नहीं, बल्कि शासन के स्तर पर निर्धारित किए गए नियमावली के आधार पर ये कार्य करने के तौर तरीके एक बार जब तय हो जाते हैं, आगे उसको फॉलो किया जाता है अधिकारियों के माध्यम से। तो इसी वजह से यहाँ पर हर्बर्ट साइमन कहते हैं
कि नौकरशाही की संरचना के आधार पर भी, उसकी उपस्थिति के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच आप अंतर को प्रस्तुत कर सकते हैं, अंतर को आप रेखांकित कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन क्या होता है? लोक प्रशासन नौकरशाही से युक्त होता है। ये नौकरशाही से युक्त होगा। और नौकरशाही से युक्त का सीधा सा से क्या होगा? इसकी अपनी एक निर्धारित संरचना होगी। इसके अतिरिक्त इसमें हम क्या क्या देखते हैं? इसके अतिरिक्त जो है पद सोपान का इसमें प्रयोग होगा, हायरार्की फिक्स्ड होगी। इसके अतिरिक्त होगा निर्धारित कार्य प्रक्रिया होगी। इसके अंदर कार्य करने के निश्चित तौर तरीके होंगे, उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। बहुत सारे पहलू हैं जो नौकरशाही रूपी संगठन के अंदर विद्यमान होते हैं। जब आप नौकरशाही के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम और भी विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ थोड़े में केवल आपको समझना है यहाँ नौकरशाही से मुख्य आशय यहाँ पर क्या है। इसी प्रकार आप निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन में इन सब चीजों का, इन सारे तत्वों का अभाव पाया जाता है। निजी प्रशासन ये पूरी तरह से क्या है देखते हैं, व्यावसायिक होता है। और व्यावसायिक का मतलब क्या है? प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक का मतलब होता है कि वो अपने काम से काम रखते हैं, उनको बेहतर से बेहतर केवल कार्य करना है। उन्हें निर्धारित प्रक्रिया जो तय संगठन ने किया है, अगर लगता है कि उसमें चेंज करने की आवश्यकता है तो ये प्रक्रिया को चेंज कर सकते हैं संगठन के हित में। ये इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। तो उसके लिए अगर लगता है कि जो प्रक्रिया तय की गई है उस प्रक्रिया में कोई विचलन पैदा किया जा सकता है तो ऐसा कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। आप देखते होंगे किसी होटल में चले जाइए, वहां पर आप गए, आपके पास हो सकता है कि बहुत भीड़ भाड़ हो उस दिन, उसका जो बेरा है या उसमें काम करने जो लड़के हैं, स्टाफ उसका है, वो इंगेज हो, आप तक कोई नहीं पहुंच पा रहा हो। तो जो मैनेजर है, मैनेजर काम तो ये है नहीं कि जो है कोई भी कस्टमर को अटेंड करे। इसके बावजूद उसका मैनेजर आप तक आकर आपको अटेंड करता है, आपसे ऑर्डर लेता है और जो भी आपने ऑर्डर दिया उस आधार पर वो आपकी मांग को पूरा करता है, सप्लाई करता है। तो ये चीजें जो है लोक प्रशासन नहीं हो सकता। लोक प्रशासन में जिस अधिकारी के पास जो दायित्व दिया गया है केवल उसी दायित्व को फॉलो करता है, उसी दायित्व का वह पालन करता है। वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि आपका कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके पास जितने दायित्व हैं केवल उसी दायित्व तक उसका जवाबदेही होती है, केवल उसी को वह पूरा करने में अपना जो है समय व्यतीत करता है। बाकी अन्य के सापेक्ष जाकर वह किसी कार्य को संपन्न नहीं करता है। तो निजी प्रशासन पूर्ण रूप से क्या होता है? व्यावसायिक होता है। ये किसने कहा है? ये हार्बर्ट साइमन का दृष्टिकोण है। उस आधार पर हम यहाँ पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम तीसरा आधार लें अकॉर्डिंग टू हार्बर्ट साइमन, वह है कार्यात्मक लाल फीताशाही का पाया जाना। तो तीसरा जो है, तीसरा में उन्होंने क्या कहा? तीसरा जो अंतर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच है, तीसरा तत्व है कार्यात्मक लाल फीताशाही। फंक्शनल, इसको आप फंक्शनल ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। हार्बर्ट साइमन साहब का मानना है कि लोक प्रशासन लाल फीताशाही से प्रभावित होता है, जबकि निजी प्रशासन में लाल फीताशाही के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता। लोक प्रशासन में क्या होता है? लोक प्रशासन में नौकरशाही पाई जाती है और नौकरशाही की एक बड़ी विशेषता होती है लाल फीताशाही की। जहां भी नौकरशाही होगी वहां पर लाल फीताशाही होती है। और लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है? कार्य में अनावश्यक विलंब। क्योंकि नौकरशाही में एक विशेषता होती है कि कार्य जब भी संपन्न किया जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल ही संपन्न किया जाएगा।
कार्य करने की एक निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही केवल कार्य को संपन्न किया जा सकता है। तो अब ऐसे में होता क्या है कि कार्य हर एक अधिकारी के स्तर से गुजरता है, जबकि हो सकता है, जैसे सपोज दैट आप यहाँ पर इस वाले तस्वीर को देखिए, ये मैं लोक प्रशासन रूपी संगठन की बात कर रहा हूं, जहां पर एक संगठन इस रूप में स्थापित है। अब यहाँ पर ये जो उसका सर्वोच्च अधिकारी वो बैठा है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन वगैरह वगैरह यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं। अब कोई एप्लीकेशन लेकर आप जाते हैं और आपको ए तक उस एप्लीकेशन को पहुंचाना है। अब देखिए लाल फीताशाही से कितना ही प्रभावित होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप इस अधिकारी से मिल नहीं सकते। कोई एक व्यक्ति है, सपोज कोई पीपल है, और वो अपना एप्लीकेशन ए को देना चाहता है, सर्वोच्च अधिकारी वो है संगठन का। अब होता क्या है कि आप डायरेक्ट चाहें कि इस एप्लीकेशन को यहाँ तक दे दें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं होगा अगर प्रशासन लोक प्रशासन है। संगठन अगर लोक प्रशासनिक प्रकार का है, तो यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति सीधे तौर पर संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व करता है या शीर्ष अधिकारी है, वहां तक आपकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती है। यह नियम है कि सबसे पहले अब इस कार्य को, एप्लीकेशन लेने का जो कार्य है, किसके द्वारा आरंभ होना है, ये पहले से तय है। हो सकता है कि यहाँ पर जे को ये दायित्व सौंपा गया है, तो आपका एप्लीकेशन कहाँ जाएगा? सीधे तौर पर पहले जे के पास जाएगा। ये पॉसिबल है। अब जे क्या करेगा? सारे एप्लीकेशन को इकट्ठा करेगा, इसका जो अपना अधिकारी एफ है, एफ को पास भेजेगा, एफ से ये जो है सी तक जाएगा, और सी के माध्यम से ये ए तक पहुंचेगा। अब इसमें समझिए कि ये विलंब होता है, कार्य में विलंब होने लगता है। अब ये देखिए कार्य करने के जो है स्तर कितने बढ़ गए। सबसे पहले यहाँ पर आया जे के पास, फिर एफ के पास, फिर सी के पास, तब लास्ट में एक तक पहुंचता है। इसमें कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जबकि निर्णय लेना जो है इस एप्लीकेशन पर, निर्णय जो है एक स्तर पर होना है। लेकिन जब तक निचले स्तर से एक चैनल बना हुआ है ए तक पहुंचने का, जे एफ तक जाएगा, एफ सी तक जाएगा, सी ए तक जाएगा, डायरेक्ट पी जो है ए तक नहीं जा सकता। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं, इस वजह से जो है हम क्या देखते हैं, कार्य में अनावश्यक विलंब होता है। ये परिस्थिति जो है लोक प्रशासन पाई जाती है। तो ये गुण किसका है? ये जो लोक प्रशासन रूपी संगठन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो संरचना है, इसकी वजह से ये विशेषता पाई जाती है। अब इसी चीज को देखें निजी प्रशासन में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है हायरार्की नहीं होती है, हायरार्की तो निजी प्रशासन में भी होती है, लेकिन निजी प्रशासन की जो हायरार्की है वो चेंजेबल है, वो बदलती रहती है। अब यहाँ भी सपोज दैट वहाँ ये था, यहाँ A1 नाम का कोई अधिकारी है, B1 है, C1 है, D1 है, E1 है, F1 है, ये G1 है, H1 है, ये तमाम प्रकार के अधिकारी हैं। अब यहाँ पर P1 जो है अपना एप्लीकेशन लेकर गया, ए को देना है तो सीधे तौर पर ए को दे सकता है, या सी को देना है सीधे तौर पर सी को दे सकता है, जी को देना है सीधे तौर पर जी तक जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि थ्रू प्रॉपर चैनल ही आपको कार्य करना होगा। ये इसमें चेंजेस आप ला सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है जहाँ पर एप्लीकेशन का नियत स्थान है वहाँ तक पहुँचा सकता है। ये निजी प्रशासन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये स्थिति होती है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में इस आधार पर आप अंतर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन। अब एक दूसरे विचारक को भी हम लेंगे, और दूसरा विचारक जो हैं वो हैं सर जोसिया स्टाम्प, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था। सर जोसिया स्टाम्प। सर जोसिया स्टाम्प ने भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर के कुछ तत्व विद्यमान होते हैं।
अब उन्हीं तत्वों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का आशय, कुल मिलाकर कहने का इनका जो आशय है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पाया जाता है। ये इसका आधार उन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने कहा एकरूपता का सिद्धांत। पहला जो इन्होंने स्पष्ट किया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो पहला तत्व है एकरूपता का सिद्धांत। लोक प्रशासन में एकरूपता का सिद्धांत पाया जाता है, निजी प्रशासन में एकरूपता का सिद्धांत नहीं पाया जाता। कहने का आशय, सर जोसेफ स्टाम्प कहते हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन का क्षेत्र, उसका उद्देश्य और उसके कार्य प्रणाली, इन सब में समानता पाई जाती है। क्या हम देख रहे हैं, लोक प्रशासन की जो प्रकृति है, ये आपका लोक प्रशासन है। कहां कहां समानता मिलेगी, प्रकृति में समानता मिलेगी। अब पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देखें, लोक प्रशासन चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वह गुजरात का हो, चाहे वह बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पूरे जितने भी राज्य हैं उन सब में लोक प्रशासन की प्रकृति एक समान रूप से विद्यमान होगी, कोई अंतर नहीं होगा। प्रकृति के आधार पर समानता पाई जाएगी, क्षेत्र के आधार पर समानता पाई जाएगी, उद्देश्य के आधार पर समानता पाई जाएगी, और यहां तक कि कार्य करने के जो तौर तरीके हैं, कार्य करने की जो प्रणाली है, कार्य जिसको आप कार्य प्रणाली कहते हैं, कार्य करने का जो सिस्टम है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर समानता पाई जाती है। ये समानता है लोक प्रशासन में। और इन्हीं के आधार पर अगर आप देखें, निजी प्रशासन की बात करें, निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन में इस आधार पर असमानता विद्यमान होती है। प्रकृति, लोग जो निजी प्रशासन का संरचना जो है वो दिल्ली में कुछ है, मुंबई में कुछ और मिलेगी। एक ही कंपनी है लेकिन संरचना में लेकर अंतर होगा, संरचना को लेकर अंतर होगा। आपका वही कंपनी का अगर कोई कार्यालय किसी और स्टेट में है, वहां संरचना कुछ और होगी। यहां तक कि उसका क्षेत्र अलग अलग होगा, उद्देश्य अलग अलग होंगे, कार्य करने के तौर तरीके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर निजी प्रशासन में क्या है, ये असमानता ही असमानता दिखाई पड़ती है, असमानता की विद्यमानता होती है। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में एकरूपता के आधार पर आप अंतर रेखांकित कर सकते हैं। लोक प्रशासन रूपी संगठन में एक रूप सिद्धांत का पालन होता है, उसके एक समान प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, एक समान प्रकार का क्षेत्र की विद्यमानता होती है, उद्देश्य का आधार पर समानता होती है, कार्य प्रणाली में भी समानता पाई जाती है। निजी प्रशासन के साथ ऐसा नहीं होता है। ये मानना है सर जोसिया स्टाम्प का। इसी आधार पर उन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट आइए, हम सर जोसिया स्टाम्प को लेकर ही अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा तत्व है, हम दूसरे तत्व का अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर का जो मुख्य कारक है वह है बाह्य वित्तीय नियंत्रण का पाया जाना। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर में हम क्या देख रहे हैं, बाह्य वित्तीय नियंत्रण, इसको लेकर अंतर पाया जाता है। एक बार फिर समझिएगा, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर का जो दूसरा प्रमुख कारक है वह बाह्य वित्तीय नियंत्रण का पाया जाना। सर जोसिया स्टाम्प का मानना है, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हालांकि इस बात का उल्लेख सर जोसिया स्टाम्प ने ही किया, उन्हीं के आधार पर हम समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जनरल वे भी अगर आप सोचें तो लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण के तत्व मौजूद होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में आंतरिक नियंत्रण का मुख्य कारक होता है। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण का मतलब क्या होता है,
तो लोक प्रशासन, यहाँ ये जो है ये गुण किसमें है? ये लोक प्रशासन में है। और यहां पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण का आशय क्या है? तो वैसा नियंत्रण जो संसद के द्वारा हो। इसे हम क्या करें? संसद द्वारा नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण, इसको हम बाह्य वित्तीय नियंत्रण कहते हैं। जैसे सपोज दैट लोक प्रशासन के स्तर पर बजट लाया गया। अब इस बजट को कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। क्यों? इसलिए कि संसद इस पर नियंत्रण रखती है। तो भाई पैसा किसका? जनता का है। और ये पैसा कहां से खर्च होना है? संचित निधि से खर्च होना है। तो संचित निधि पर नियंत्रण किसका है? संसद का नियंत्रण है। तो संसदीय नियंत्रण बजट के ऊपर निर्धारित होता है। हम इसी प्रकार के नियंत्रण को बाह्य वित्तीय नियंत्रण रूप में जानते हैं। तो लोक प्रशासन से जुड़े जो भी बजट होते हैं उस पर संसद का नियंत्रण होता है। इसलिए हम इस प्रकार के नियंत्रण को बाह्य वित्तीय प्रकार का नियंत्रण कहते हैं। और निजी प्रशासन में क्या होता है? निजी प्रशासन में वित्तीय मामलों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? उसका जो मालिक है वो करता है। फर्म का जो हेड है उसका नियंत्रण होता है। तो निजी प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण किसका होता है? इस पर जनता का नियंत्रण नहीं होता। संसद का नियंत्रण का मतलब क्या है? जनता का नियंत्रण। ये जनता का नियंत्रण होता है। लेकिन यहां पर फर्म का नियंत्रण होता है या उसका जो मालिक है, मालिक का नियंत्रण होता है। मालिक का यहां पर नियंत्रण आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस आधार पर भी आप अंतर को रेखांकित कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर जोसिया स्टाम्प। तो सर जोसिया स्टाम्प ने कहा कि लोक प्रशासन के अंदर जो वित्त संबंधी नियंत्रण है वो संसद के माध्यम से होता है, वित्तीय नियंत्रण होता है। आप देखते हैं कि जब भी लोक प्रशासन का बजट लाया जाता है तो सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद से अनुमति ली जाती है। निजी प्रशासन का बजट संसद के माध्यम से अनुमोदित नहीं होता, उसे संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो सीधे तौर पर कंपनी अपने फर्म के अंदर बैठकर और इस प्रकार के बजट को स्वीकृति प्रदान कर देती है। इसमें न तो जो है संसद में लाने की आवश्यकता है, न संसदीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जन नियंत्रण नहीं होता है, कहने का हमारा आशय है। तीसरा जो अंतर का तत्व उन्होंने रेखांकित किया है वह है मंत्रियों का समान उत्तरदायित्व। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर का जो तीसरा आधार है अकॉर्डिंग टू सर जोसिया स्टाम्प वह है मंत्रियों का समान उत्तरदायित्व। अब मंत्रियों का समान उत्तरदायित्व से क्या मतलब है? मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि लोक प्रशासन की व्यवस्था में मंत्री अपने समस्त कार्य और व्यवहार के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। रेलवे दुर्घटनाग्रस्त जाकर कहीं और होती है, सीमांत क्षेत्र में होती है, जंगल वाले क्षेत्र में हो जाती है, जवाबदेही मंत्री को चल जाता है, त्यागपत्र मंत्री का होता है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में अगर किसी प्रकार की कोई कार्य विसंगति हो जाती है तो इसके लिए मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि निजी फर्म उत्तरदायी होता है। या जो कार्मिक उसका है जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई है वह स्वयं इसकी जवाबदेही ले लेता है, उसी के ऊपर जवाबदेही रहती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मंत्रियों का समान उत्तरदायित्व कहां पाया जाता है? ये लोक प्रशासन में पाया जाता है। और निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। निजी ऐसा नहीं कि निजी प्रशासन जो है उसमें उत्तरदायित्व नहीं होता, लेकिन निजी प्रशासन में जो उत्तरदायित्व है वो किसका होता है? वो उत्तरदायित्व फर्म का होता है, फर्म का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन लोक प्रशासन में मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है। लोक प्रशासन रूपी कोई भी संगठन अगर कार्य संपन्न कर रहा है, कोई कार्य विसंगति उत्पन्न हो गई हो
तो इस प्रकार की विसंगति के मामले में अंतिम जवाबदेही किसकी है? संबंधित विभाग के मंत्री का है। तो विभागीय मंत्री जो है लोक प्रशासन के कार्यों का अंतिम उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर का ये बहुत बड़ा कारक है, जिसमें हम मंत्रियों को समान रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें चौथा अंतर की बात हम करें तो ये सीमांत लाभ का सिद्धांत। सर जोसेफ स्टाम्प का मानना है कि लोक प्रशासन सीमित लाभ के लिए काम करता है। हालांकि पहले तो जो लोक प्रशासन का जो प्राचीन अवधारणा है उसे हम क्या देखते हैं कि लोक प्रशासन में लाभ का तत्व विद्यमान ही नहीं होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। लाभ का तत्व विद्यमान होता है लेकिन बहुत सीमित रूप में होता है। जैसे आप रेलवे सफ़र करते हैं, उसका किराया कितना कम होता है, लेकिन आप किसी निजी वाहन सफ़र करें तो उसका किराया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लोक प्रशासन ऐसा नहीं कि आपसे बिना किराया लिए हुए आपको यात्रा की सुविधा दे देता है। निजी प्रशासन में भी आप पैसा खर्च करते हैं, लोक प्रशासन में कोई सुविधा लेने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन लाभ जो है, यहाँ पर लाभ का जो तत्व है वो बहुत ही कम होता है लोक प्रशासन के मामले में। तो कहने का आशय है कि सर जोसेफ स्टाम्प का मानना है कि लोक प्रशासन में सीमांत लाभ का तत्व विद्यमान होता है, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। लोक प्रशासन कल्याण के उद्देश्य से काम करता है, लोगों के हितों को लेकर वह कार्य करता है। निजी प्रशासन में कल्याण का भावना नहीं, लाभ उसका मुख्य उद्देश्य होता है। केवल और केवल लाभ के लिए वह काम करता है। तो ये सीमांत लाभ का सिद्धांत किसमें मिलता है? लोक प्रशासन में। और क्या मिलता है कि लोक प्रशासन जो है किसके लिए काम करता है? मानव कल्याण के लिए काम करता है। मानव कल्याण का तत्व विद्यमान होता है, जनहित इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य संपन्न करता है, समाज के विकास के लिए कार्य करता है, ऐसा कार्य हो जिससे समाज का विकास हो। ये सारी चीजें जो है आपको लोक प्रशासन में मिलती है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में क्या देखते हैं? अगर हम निजी प्रशासन की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य अगर है, कुछ है, तो लाभ है, लाभ कमाना। ये इनका उद्देश्य लाभ के लिए ही ये काम करते हैं। इनका उद्देश्य जन कल्याण नहीं होता, इनका उद्देश्य मानव कल्याण नहीं होता, इनका उद्देश्य सार्वजनिक हित को प्राप्त करना नहीं होता। केवल और केवल लाभ को लेकर निजी प्रशासन कार्य संपन्न करता है। इसी प्रकार हम अगर पॉल एच एपल्बी की बात करें तो पॉल एच एपल्बी ने भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है, अंतर को रेखांकित किया है। और इसके पहले भी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो विचारक हैं वो पॉल एच एपल्बी साहब हैं और अमेरिकी विचारक हैं। भारतीय प्रशासन का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा कर चुके हैं। सरकार के निमंत्रण पर भारत का दौरा कम से कम 2 बार कर चुके हैं और इन्होंने भारतीय प्रशासन सुधार को लेकर कुछ सुझाव भी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। तमाम बातें हम लोग इस पर आगे डिस्कशन करते रहेंगे। तो पॉल एच एपल्बी ने भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित किया है। तो पॉल एच एपल्बी का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसको यदि हम समझें तो पॉल एच एपल्बी कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर का जो मुख्य कारक है वो 3 है। क्षेत्र व्यवहार और प्रभाव तो है ही, इसके साथ ही जनता के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर और राजनीतिक चरित्र के सापेक्ष पॉल एच एपल्बी ने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट किया है, अंतर को रेखांकित किया है। तो पहला हम क्या अंतर देख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू पॉल एच एपल्बी, क्षेत्र व्यवहार एवं प्रभाव लोक प्रशासन का व्यापक होता है। इसको लेकर उन्होंने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। क्षेत्र व्यवहार
एवं प्रभाव, ये क्या होते हैं? व्यापक होते हैं। किसके? लोक प्रशासन के। ये गुण किसका है? ये गुण लोक प्रशासन का है। लोक प्रशासन का क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तृत है? अगर भारतीय लोक प्रशासन की बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र, यानी जहां तक भारत के लोग हैं वहां तक इसका क्षेत्र व्यापक है। यहां तक कि इसका क्षेत्र जो है उस सीमा तक है जहां तक भारतीय लोगों की उपस्थिति है। जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, कोई गलत कार्य करता, विजय माल्या या कोई भी अन्य व्यक्ति को आप ले सकते हैं, वो भारतीय सीमा से बाहर कहीं और चला जाता है, बावजूद इसके भारत की सरकार की पहुंच वहां तक संभव होती है। तो इसका मतलब क्षेत्र क्या है? क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र से लेकर आप कह सकते हैं कि जहां जहां पर इस दुनिया में भारत के लोगों की उपस्थिति है वहां तक भारतीय प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत है, वहां तक ये व्यापक है। तो क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। व्यवहार भी आप देखें तो जो लोक प्रशासन उसका व्यवहार बहुत व्यापकता लिए होता है। प्रभाव की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है, भागकर विश्व किसी देश में अगर चला गया हो, वहां से भी अगर प्रत्यर्पण संधि है तो वहां से भी आप ऐसे व्यक्ति को ला सकते हैं भारतीय सीमा के अंदर। तो व्यापकता इतनी ज्यादा होती है। निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन का जो क्षेत्र है ये कितना विस्तृत होता है? 4 दीवारी तक। इसको हम उसकी 4 दीवारी तक उसकी व्यापकता होती है। इसी प्रकार अगर हम व्यवहार जो है ये अत्यंत सीमित होते हैं इसका। इसी प्रकार प्रभाव की बात करें तो प्रभाव बड़ा संकुचित होता है। लोक प्रशासन में ये सबकी व्यापकता पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम पॉल पल्वी के दृष्टिकोण के आधार पर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट करें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, निजी प्रशासन अपने फर्म के मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोक प्रशासक क्या है? ये शीशे के भवन में बैठे हुए हैं, जनता सब देख रही है, बाहर चूंकि सब कुछ दिखता है। भाई कोई व्यक्ति अगर शीशे के महल में बैठा हुआ है, शीशे कमरे में बैठा हुआ है, वो अंदर क्या कर रहा है वो सार्वजनिक हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। उसकी त्रुटियां उसके लिए उत्तरदायी उसे ठहराया जाता है। कोई त्रुटियां उत्पन्न होती है तो ऐसे में अधिकारी को आप उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। ये चीजें आपको केवल लोक प्रशासन में मिलती है, निजी प्रशासन में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होता। तो हम यहाँ पर दूसरा जो अंतर देख रहे हैं वो लोक प्रशासन का अगर उत्तरदायित्व है तो कैसा है? ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। ये आपको अलग मैं कर दे रहा हूं, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जन उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहां पर पाया जाता है। तो लोक प्रशासन का अधिकारी जितने भी कार्य संपन्न करते हैं इसके लिए उनकी जवाबदेहिता जनता के प्रति होती है। तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और एक निजी प्रशासन में क्या होता है? निजी प्रशासन में जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। निजी फर्म में अगर किसी प्रकार कोई कमी आ जाए, उनके कार्य में कोई कमी आ जाए तो वह व्यक्ति जो है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, फर्म जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त जो है चरित्र को लेकर उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का जो चरित्र है वह राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन का जो चरित्र है वह गैर राजनीतिक होता है। इसके पहले भी आपने देखा कि हर्बर्ट साइमन ने भी लगभग इसी प्रकार का वक्तव्य दिया था प्रकृति को लेकर। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है, लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह कैसी प्रकृति होती है? तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह वास्तव में
राजनीतिक प्रकार की होती है। निजी प्रशासन की जो प्रकृति है वह गैर राजनीतिक प्रकार की होती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर चरित्र को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं कि चरित्र क्या है। तो राजनीतिक चरित्र होता है, राजनीतिक चरित्र देखने को मिलता है, और निजी प्रशासन का चरित्र जो है वो गैर राजनीतिक होता है। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर के प्रमुख कारक क्या हैं। इसे थोड़ा सा जो है आप इस रूप में, इस पैटर्न के आधार पर समझ सकते हैं। तो आज की क्लास जो है यहाँ तक ही सीमित कर रख रहे हैं। अभी हम लोग एक क्लास और इसमें लेंगे जिसमें वैन एवं गॉस के क्या विचार रहे हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के सापेक्ष, और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम एक क्लास और भी एक्सटेंड कर सकते हैं जिसमें सामान्य आधार पर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर हो सकते हैं। हम उन तमाम तत्वों के बारे में यहाँ पर विस्तार से उल्लेख करेंगे जो आपको तय करेगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच वास्तव में क्या अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग नेक्स्ट क्लास का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।